हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम रजिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ओस्टीटी एग्ज़ाम के लिए और सीबीटी एग्ज़ाम के लिए और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल करेगी। देखिए, रजिया जो रेखाचित्र है, ये रामवृक्ष बेनीपुर जी द्वारा रचित रेखाचित्र है। तो रजिया नामक जो रेखाचित्र ये श्री रामवृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित है। जो इनके रेखाचित्र जो है, इस रजिया रेखाचित्र है, ये माटी की मूर्ति जो रेखाचित्र संग्रह से संकलित किया गया है। और इस रेखाचित्र में, मतलब रजिया रेखाचित्र में, लेखक ने अपने आसपास के समाज से जुड़ी एक स्त्री के जीवन चरित्र और उसके संघर्ष का वर्णन किया है, जिसे पढ़ने के बाद भी आपको भी ये भी एहसास होगी कि वो जो स्त्री रजिया हम सभी के समाज में प्रत्यक्ष रूप में दिखने को मिलती है। देखिए, तो पढ़ने के बाद ये पता चलेगा। तो क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर इस रेखाचित्र में लेखक ने एक मनोहारिन जो रजिया का उल्लेख किए हैं, जो अपने माँ के साथ चूड़ियाँ बेचती है। और वो इतनी सुंदर है कि लेखक की नज़र उससे हटी नहीं रही है। और धीरे धीरे लेखक और उसकी आँखें मिलने लगती है। और फिर समय के साथ भी लेखक आगे पढ़ाई के लिए शहर चले जाते हैं और उनका भी कभी कभी यहाँ भी आना भी होता है। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा गया है। कानों में चांदी की वालियाँ, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई। वर वहाँ की बूटीदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर के गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुर जी ने रजिया का वर्णन किया है, वर्णन किए हैं कि रजिया दिखने कैसे हैं, उन रजिया के कानों में क्या है, गले में क्या पहना है, ये सब वर्णन हुआ है। इसीलिए लिखा है कि कानों में चांदी की बालियाँ पहने हैं, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई पहने हैं। तो वरवाही की बूटीदार कमीज पहने और काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे हैं और गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान, वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी। तो यहाँ पर लेखक ने रजिया की वर्णन किया है, उनके रूप सौंदर्य को वर्णन किया है। जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा, तो लेखक ने जब रजिया के गांव पहुंचा, उन्होंने ये सब देखे थे। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है, मतलब बेनीपुर जी ने अपने बचपन की बात कह रही है कि ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पक्के ठेकुए लेकर उसे कुतर कर खाता हुआ ढेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना छू मत देना। मतलब यहाँ पर उनके मौसी जो है ये आवाज़ दे रही है कि देखना बबुआ का खाना छू मत देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा है यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था।
ठेठ हिंदू की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेटिये में भी अधिक नहीं आने दिया जाता था क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। ये लेखक ने कह रही है कि उनके बचपन के समय में वो कब कैसे खो गई थी मेले में। ठीक है, मैं माँ बाप का इकलौता हूँ। माँ चल बसी थी, इसीलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों के झुक कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं है, किंतु न उनकी यह वेशभूषा न यह रूप रंग। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और वहाँ की कमीज़ पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर बेनीपुर जी ने कह रहे कि हमारे गांव में भी कितने लड़कियां हैं, लेकिन ऐसे लड़कियां मैं नहीं देखी कि ऐसे वेशभूषा है, रूप रंग में ऐसे लड़कियां नहीं देखी है अपने गांव में। ये बेनीपुर जी ने कह रही है। किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता है वो कहाँ है हमारे गांव में। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैं उसे एक टक घूरने लगा। तो बेनीपुर जी ने उनके रजिया के रूप सौंदर्य को देखकर वो मतलब जैसे स्तव कर वो देखने लगा रजिया को और उसे एकटक घूरने भी लगा। यह बोली थी कि रजिया की माँ, जिसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों की खचियाँ लेकर आते देखता आया था, वो मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियाँ उसे घेरे हुई थी। मुँह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियाँ चढ़ाती वो सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढूंढता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी तरफ खींच लिया था। शायद वो भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी वो ठीक सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वो लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना। मैं ही और वो भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। वो केवल गर्दन हिलाकर ना कह रही है और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे जो बाल की जो लटें हिल हिल उठती है और उन्हें परेशानी से संभालने लगती है। देखिए रजिया का वर्णन किससे किए हैं बेनीपुर जी ने, कितने सुंदर है रजिया। जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे ही चली। मैं खाकर मुँह धोकर जब उसके निकट था और जब वो चली, जिसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहर ने मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुहल में ही उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की और मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा वहाँ एक मुसलमान से, मतलब रजिया एक मुसलमान लड़की है। अब रजिया की माँ ठेठा रही थी कि और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपट थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा, रजिया चूड़ीहारिन। वो इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी रही, क्योंकि मुसलमानों के गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय उसे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ा। तो बेनीपुर जी जब
शहर चले गए पढ़ने के लिए। तो छुट्टियों में जब तब आता इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खचियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारी के हाथों में चूड़ियाँ पहनने की कला वो जान गई थी। और उसके हाथ मुलायम है, बहुत मुलायम नई बहू की यही राय थी। वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। उसकी माँ उससे प्रसन्न नहीं हुई जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती, वह नई नई खरीदारी के फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वो कुछ प्रगल्भ हो गई थी। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती थी, प्रश्न पर प्रश्न भी पूछती थी, अजीब अटपट प्रश्न। देखिए तो ये नई वालियाँ आपको पसंद है क्या? शहर में ऐसी ही वालियाँ पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वो इसी बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? ये रजिया बेनीपुर जी को कह रही है। क्या भेंट हो सकेगी? वो बके जाती है। मैं सुनता जाता, शायद जवाब की ज़रूरत यह भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वो अब कुछ संकोचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वो इधर उधर देखती है और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकनी से कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वो इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो रे रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजिए। वो उनकी तरह और देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए हैं और उन नीली आंखों के नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है। रजिया बढ़ती गई, बच्चों से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वो माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वो माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है और उसकी छाया बनने के कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वो बहन को चूड़ियाँ पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वह एकत्र हो जाते हैं। क्या बहनों के प्रति मातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है? जब वो बहू के हाथों में चूड़ियाँ ठहलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नबूड़ा की कोमल कलाइयों पर कूड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को? और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चूहले करने से भी वो बाज नहीं आती। बाबू बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा खरीदेगा? यही चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्टा लगाती है और वो अपने पैसे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पैसे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ी हारिन के पैसे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यहाँ पैसा चूड़ियों के साथ चूड़ी हारिन में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाच ओ अदा भी खुजता है, जो चूड़ी पहनने वालों को ही नहीं उनको भी मुँह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। और सफल चूड़ी हारिन यह रजिया की माँ भी किसी ज़माने में क्या कुछ कम रही होगी। द खंडर कहता है कि इमारत शानदार थी। ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वो भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए हैं। मुझे देखते ही वो सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया ये उसका पति है, किंतु भी वो अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमुरे को कहाँ से उठा लाई है रे?
इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया भी हंसी, बोली, यह मेरा खाविद है मालिक। उसके बाद खाविद, बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिलगी दिलगी में जो कह दिया था, न जाने यह बात कहाँ सुई पड़ी थी। अचानक वो जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन सिकन जरूर उठ आए होंगे। मेरा विश्वास है कि एक दिन वो भी आया कि मैं भी खाविंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रजिया आई थी और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई। तो ये बेनीपुर जी ने वो अपने के बारे में कह रही है कि कैसे मेरी पत्नी, मतलब बेनीपुर जी के पत्नी को चूड़ियाँ पहनने के लिए रजिया भी आई थी। उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई। इस नटखट ने यह लूँगी वो लूँगी और ये मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वो लूँगी की दुल्हन टापती रह जाएंगी। हट हट तो बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन क्या करेगा? तो भोजी ने कहा, यह भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्टा मारकर हंसी और दौड़कर हंसने से लिपट गई। ओह मेरे राजा, कुछ दूसरा न समझना। हसन भी हंस पड़ा। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह यह हसन उसके पीछे पड़ा, मतलब हसन है रजिया का पति, रजिया की पति। किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई और वो आज भी किस तरह छाया सा मतलब उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगा रहता है कि इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डालते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रजिया के कानों को वालिया ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था कि जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया। मेरा भी रजिया का भी इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंटें हो गई। ये अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूँ कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था, पीर पावरची भिश्ती की तरह। ये जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसीलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी तरफ उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता था। एक दिन मैं चौक में एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक भी युवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए थे। हम पान खा रहे थे, ये बेनीपुर जी ने कह रही है। और कुछ चहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौंक पर मैं चौंक पड़ा। युवक में थोड़ी हलचल, बुजुर्ग के चेहरों पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वो लड़का सिर पिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी तरफ उठ रहे हैं जिस तरह उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचित में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इसी चौक की शाम की रुमानी फिजा में किसी को किसी की तरफ देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वह पहुंचा जहाँ उसे पूरब वो पीपल का पेड़ है। वह पहुंच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बड़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वो कह उठी कि सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां की चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे?
मेरे मुंह से निकल पड़ा, सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए फिरम के लोग हो गए ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज सिंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना, दुल्हन के नए नए मिजाज है। फिर ज़रा सा रुककर बोली, सुना था आप यहाँ रहते हैं। मालिका में तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब तक पूछे कि अकेली हो या कि एक अधावयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। और देखिए मालिक, यह आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वो नहीं थी, किंतु उसकी हंसी भी नहीं थी। वो हंसी वही चुहल इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वो फुर्सत दे तब ना, जब मैंने जाने की बात की। हसन की तरफ देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया तो रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव है जहाँ की हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारी ने है, हिंदू दर्जी है। इसीलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई कि मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं। मतलब बेनीपुर जी की पत्नी, वो सिर्फ रजिया के हाथों से ही चूड़ियाँ लेती है और किसी से नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वो पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है। मैं बड़े पशुपेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊँगी, ये भी रहेगा। क्यों मेरे राजा, यह कहकर वो हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, ये शहर है शहर। यूँ हसन ने हंसते हुए वहाँ छुड़ाई और बोला, बाबू बाल वो चुबाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए, कहकर मेरे हाथ में चूड़ियाँ रख देती है। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती हो तो लेती जाओ, वहाँ दे देना। ये बेनीपुर जी ने कह रही है कि रजिया कह रही कि नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिन्हा कर देखिए। वो खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा अब इस उम्र में, तो वो हसन की तरफ देखकर बोली, पूछिए, इसे आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पिन्हाता है और नहीं। और जब हसन कुछ शर्माया, वो बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुँह बना रहा है इसी समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है ठठा कर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहाँ न ले जाए, जिस अवघट घाट पर न खड़ा कर दें। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज़, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में जो ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है। यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारनी रहती थी या है। हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वो अपने को बड़भागी समझेगा। जिसे 2 बातें कर लूँगा, वो स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इसी समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। तो जीप से उतरकर लोग से बातें कर रहा था। कौन? बेनीपुर जी ने। या यूँ कहे कि कल्पना के पहाड़ पर
खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण का संदेश लोगों को सुना रहा था, किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियाँ उलझी थी। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो ये क्या है, वो रजिया चली आ रही है, रजिया वो बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियाँ, गोरे चेहरे पर वही नीली आँखें, वही वरवा की कमीज, वही कुछ लटें जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान हो गया। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वो आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मैं निकट पहुँचती, सलाम करती और मेरा हाथ पकड़कर कहती कि चलिए मालिक मेरे घर। मैं भूचका, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग मुस्कुरा रहे हैं, नेताजी आज आपकी कलई खुल कर रही। नहीं, ये सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा कोई कह रहा है, कैसी सिख लड़की, मतलब कैसी सुख लड़की। और दूसरा बोला ठीक अपना दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, ये रजिया की पुती है, ये रजिया की पुती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर क्या करती है। मतलब कितने सालों के बाद वो रजिया के गांव जा रही है, मतलब रजिया ऑलरेडी बूढ़ी हो चुकी है, तो बड़ा तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो ज़रा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ, ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, ये लिपा पुता चिकन दूर दूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, हसन ऑलरेडी मर चुकी है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छूट गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैन पैसे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है, दादा का सिर पुते में, दादी का चेहरा पुती में। बहू रजिया, यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े, बहू रजिया, ये दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी और दादी घर से निकल। मालिक दादी आ गए, किंतु पहली वो रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले, बीमारी के मेले कुचल कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे। तो रजिया ने अपनी पुती को भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ़ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहू से कहा, ज़रा मेरे कपड़े तो बदलवा दो। तो मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। तो उसकी दोनों पुतुएं उसे सहारा देकर आंगन में ले आई रजिया। हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली, रूखी सूखी, किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकर जला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी हुए नीली आंखें जो कुटरू में घस गई थी, और ये चमक उठी है आज फिर वही चांदी की वालियाँ, और देखी अपने को पवित्र कर ली। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें, जिन्हें समय ने घू पूछ कर शुभ श्वेत बना दिया है। तो यहाँ पर लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने पास के गांव की जो चूड़ीहारिन है, जिसका नाम रजिया था, उसके बारे में लिखे हैं। तो रजिया से लेखक का जो परिचय बचपन में होता है और रजिया के बुढ़ापे तक बना रहता है। एक बार बचपन में अपने घर में छठ पूजा के बाद ठेकुआ खाते समय
रजिया लेखक के सामने आ जाती है और बाल मन उसी समय से रजिया को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। कौन? बेनीपुरी जी ने। लेकिन कभी मजाक में भी इसी बात की चर्चा न करता है। समय के साथ साथ दोनों के जीवन में कई बदलाव भी होते हैं। बचपन में रजिया अपनी माँ के साथ चूड़ी बेचने आती थी और माँ के बाद वो भी चूड़ी बेचने का काम भी करने लगती है। और शादी के बाद उसका पति जो हसन है उसके साथ चूड़ी बेचने भी आता है और गांव में ही शादी होने लेखक की मुलाकात रजिया से हो जाती थी। इसी वजह से लेखक रजिया के बचपन, यौवन अवस्था और बुढ़ापा का भी चित्रण भी किए हैं। जे कि हम रजिया का जो चरित्र चित्रण है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें रजिया का व्यवसाय, उसकी जाति, राजनीति, धर्म, सांप्रदायिकता, सौहार्द आदि सभी विषयों पर बहुत ही कम शब्दों में बेनीपुरी जी ने वर्णन किए हैं। तो इसीलिए ये रेखा चित्र महत्वपूर्ण है। और बेनीपुरी जी ने रजिया के बारे में संस्मरणात्मक रेखा चित्र में अपना अद्वितीय स्थान भी रखती है। इसमें सब कुछ अचंभित करने वाला तथा स्मृति कोणों में बेजोड़ संयोजन करने वाला रेखा चित्र में लेखक, नायिका, वातावरण, घटनाएं तथा जितने भी संबंध है, परिवेश एक दूसरे से इसी प्रकार भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके परस्पर जो संबंध बने रहते हैं और साथ ही साथ सबका मिश्रित रूप भी अपने घटनाक्रम से ही हमें बांध लेता है। और रेखा चित्र के समाप्त हो जाने के बाद भी ये भी हमको उसी रूप में प्रभावित होते रहते हैं कि इस रेखा चित्र की व्यंजना किसी सुंदर से वर्णन किया गया है। और यदि हम रजिया के बारे में यदि हम कहेंगे तो रजिया का रूप का वर्णन यदि हम करेंगे तो पहले रजिया का जो बाल सुलभ है, मतलब रजिया के बाल सुलभ उत्सुकता से सुंदर लड़की किस तरह है ये इसमें वर्णन हुआ है। जैसे लेखक बेनीपुरी जी ने स्कूल से आकर उस दिन उसके घर झूल रहा था जब रजिया उनके घर अपनी माँ के साथ चूड़िया का बाजार लेकर बैठी थी और वो अपनी माँ के पास से खड़ी होकर धीरे धीरे मेरे झूले के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो इतनी सुंदर थी कि लेखक की नज़र उससे हट ही नहीं पा रही थी। ये था उनकी बाल सुलभ की सुंदर। और उनकी जो चूड़िया पहनाने की जो कला है रजिया में, वो क्या है ना, धीरे धीरे रजिया बड़ी हो गई थी और वो अपनी माँ के साथ भी चूड़िया बेचने की कला में और चूड़िया पहनाने की कला में जो निपुण हो गई थी। उसके हाथ इतने मुलायम थी कि नई चूड़ियों तो रजिया के हाथ से पहनेंगे। रजिया जब तक चूड़िया पहन आती तब तक उसकी माँ नई नई खरीदने को भी फंसा कर लेती हैं। और वो बड़ी बातूनी थी और आकर्षक व्यक्तित्व भी थी। कौन? रजिया। जब भी लेखक रजिया से मिलता तो वह उनसे अटपटे सवाल करती थी और उनसे उत्तर की जो लालसा भी थी वो नहीं रखती थी कि लेकर उनको देखकर भी वशीभूत हो जाते। लेकिन जब वो जवान हुई तो उसके स्वभाव में फ़र्क आया कि और वह कम बात करने लगी। मतलब जब छोटी थी वो बहुत बात बोल रही थी, लेकिन जब वो जवान हो गई वो कम बात करने लगी। उसके गालों पर जो लालिमा थी वो छा गई।
रजिया जब चूड़ियाँ पहनाती तो ना जाने कितने नौजवान उसको देखने आते थे, और उसका पति भी दूर से खड़ा खड़ा उसे देखता रहता था। और समय की पारखी और जिज्ञासु के बारे में हम कहेंगे रजिया के बारे में, तो रजिया स्वभाव से बहुत जिज्ञासु थी। वो बार बार लेखक से मिलती रहती थी। जब लेखक गांव गया तो एक बच्ची के माध्यम से उनके डेरे के बारे में पूछती है और सुबह पति के साथ उनके डेरे पर पहुंच जाती है। और जब सब सुनाव के चक्कर में लिखी और गांव आया तो वो अपनी पुती को भेजकर जिज्ञासा के भाव से उन्हें बुला लेती है। जब भी बाज़ार में कोई नई फैशन की चूड़ियाँ चलती तो रजिया उनको खरीद लाती थी, क्योंकि वो जानती है कि अब 1 लाख की चूड़ियाँ कोई ख़रीदने वाली नहीं, अब तो फैशन का ज़माना है। और वो अपने चूड़ियों के पैसे में इतने निपुण थे कि वो रजिया की माँ भी एक सफल चूड़ीहारिन थी, और इनकी यह भी अपनी माँ की तरह भी चूड़ीहारिन बन गई। रजिया वो नई नई फैशन की चूड़ियाँ लाकर नई नई बहू को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और उनके पति देवों से भी पैसे निकलवाने में भी वो निपुण भी हो गई थी। ये था रजिया का चरित्र चित्रण। रजिया दिखने में कैसे हैं, उनका जो व्यवसाय है चूड़ी बेचना, चूड़ी पहनना, ये भी इसमें बेनीपुर जी ने बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। ठीक है। और रजिया के माध्यम से स्त्री जीवन कैसा है, स्त्री समस्या भी कैसे है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेनीपुर जी ने कैसे वर्णन किए हैं। ठीक है। तो रजिया रेखाचित्र जो है आप सभी को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप भी को ही मिलेगा, पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।